आज का विषय है मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी का आज हम परिचय देखेंगे, जो कि बीए प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम में समावेशित है। इनका सबसे पहले संक्षेप में जीवन देख लेते हैं। इनका जन्म 1467 में जायस नामक के स्थान में हुआ था। इनकी मृत्यु 1542 में अमेठी उत्तर प्रदेश में हुई थी। और ये कवि जो है प्रेमाश्री काव्यधारा के कवि हैं। इनके पिता का नाम मलिक राजे अशरफ था। इनके गुरु का नाम शेख बुरहान और सैयद अशरफ था। और इन्होंने लगभग 20 ग्रंथों की रचना लिखी है, जिसमें से पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, कहरानामा, चित्ररेखा प्रसिद्ध है और ये प्राप्त हुए हैं। खैर की ख्याति का आधार पद्मावत है। और ये इनका चित्र है और इनका जीवनी देखते हैं। अब जायसी का जन्म 1467 में हुआ था, उत्तर प्रदेश रायबरेली जिले के जायस नामक स्थान में। और उनके मोहल्ले का नाम था कंचाना खुर्द नामक मोहल्ले में इनका जन्म हुआ था। जायस का प्राचीन नाम उदयान था। भक्ति काल के निर्गुण प्रेमाश्रयी काव्यधारा के अंतर्गत ये आते हैं। उनके नाम में जायसी शब्द का प्रयोग उनके उपनाम की भांति हुआ है। जो जायसी शब्द है वो उनके उपनाम की भांति किया जाता है। इनके पिता का नाम मलिक राजे अशरफ था, जो एक मामूली जमींदार थे और खेती किया करते थे। ये स्वयं जायसी का भी खेती करके जीविका निर्वाह करना प्रसिद्ध है। मतलब खुद ये खेती बाड़ी करते थे। कुछ सालों बाद अपनी माता के मातृत्व से भी इनको वंचित होना पड़ा। मतलब जल्दी ही इनकी माता का भी देहांत हो गया। एक हादसे के कारण मलिक मोहम्मद जायसी एक आँख से अंधे हो गए। मतलब इनका एक आँख जो है चला गया था। इनकी एक आँख की रोशनी चली गई थी। और फिर इनके मुंह पर, इनके चेहरे पर चेचक की बीमारी के कारण इनका चेहरा जो भी खराब हो गया था। मतलब ये बहुत ही कुरूप थे। मलिक मोहम्मद जायसी के 7 पुत्र थे और दुर्घटना में उनके 7 पुत्रों की मृत्यु हो गई थी। और इन्होंने अपने जीवन में बहुत ही कष्ट सहन किया है। इसके बाद इन्होंने अपना गृहस्थ जीवन त्याग दिया, क्योंकि इनका परिवार छिन्न भिन्न हो गया था, जिसके कारण इन्होंने अपना जीवन त्याग दिया, अपना गृहस्थ जीवन त्याग दिया और सूफी संत बन गए। जायसी ने शेख बुरहान और सैयद अशरफ को अपने गुरुओं के रूप में उल्लेख किया है। जायसी कुरूप व कानी थे। एक बार जब शेर शाह के दरबार में गए तो उन्हें देखकर हंस पड़े। तब इन्होंने शांत भाव से पूछा, मोही का हंससी कि को हरही, यानी तू मुझ पर हंसा या उस कुम्हार पर अर्थात ईश्वर पर हंसा। तब शेर शाह को लज्जित हुए थे और तब उन्होंने क्षमा मांगी थी। उनके द्वारा लिखित ग्रंथों के नाम हैं, 20 ग्रंथ बताए जाते हैं, जिनमें है पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, कहरानामा, चित्ररेखा 5 ही उपलब्ध है। जायसी ने बाबर के शासनकाल में ही आखिरी कलाम और पद्मावत की रचना की थी। आखिरी कलाम 1929 में और पद्मावत 1940 में लिखी थी, जो कि किसके शासनकाल में? बाबर के शासनकाल में लिखी थी। ये याद रखिएगा, पद्मावत की रचना किसके शासनकाल में लिखी गई थी? तो बाबर के शासनकाल में लिखी गई थी। पद्मावत सबसे प्रसिद्ध महाकाव्य है। उनकी ख्याति का आधार पद्मावत ग्रंथ ही है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनके 3 ग्रंथ का उल्लेख किया है, जिनके नाम है पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम। जायसी द्वारा रचित उनके ग्रंथ और विषय, सबसे पहले पद्मावत, ये उनका पद्मावत में नागमती, पद्मावती और रत्नसेन की प्रेम कहानी है। अखरावट में वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर सिद्धांत संबंधी तत्वों की भरी चौपाई है। आखिरी कलाम में कयामत का वर्णन है। इसमें बाबर की प्रशंसा की गई है। चित्ररेखा में लघु प्रेमाख्यानक है। कहरानामा आध्यात्मिक विवाह का वर्णन है और कहरवा शैली में है। मसलानामा ईश्वर भक्ति के प्रति प्रेम निवेदन है। और फिर कन्हावत इनकी रचना है। उसके बाद आगे है जायसी की ख्याति का आधार। जो जायसी के ख्याति का आधार है, जिसके कारण प्रसिद्ध है, उनका नाम है, उस ग्रंथ का नाम है पद्मावत। तो देखते हैं, पद्मावत की रचना 1540 ईस्वी में की गई और इसमें चित्तौड़ के राजा रत्नसेन एवं सिंहल द्वीप की राजकुमारी पद्मावती की प्रेम कथा का वर्णन है। कथा वस्तु को 2 भागों में बांटा गया है, एक पूर्वार्ध है और एक उत्तरार्ध है। पूर्वार्ध में रत्नसेन पद्मावती के विवाह तक की कथा है, जबकि उत्तरार्ध में अलाउद्दीन की चित्तौड़ पर चढ़ाई की वर्णन है। अलाउद्दीन की चित्तौड़ पर चढ़ाई का वर्णन है। विद्वानों ने पूर्वार्ध को काल्पनिक और उत्तरार्ध को ऐतिहासिक माना है। जो ये विद्वान है, उनका नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। डॉक्टर हरदेव बाहरी के अनुसार पद्मावत की कथा पर प्राकृत भाषा में रचित रत्नशेखर कथा का प्रभाव है। तो हरदेव बाहरी के अनुसार पद्मावत की कथा में प्राकृत भाषा में रचित किस कथा का प्रभाव है? तो रत्नशेखर।
पद्मावत अवधी भाषा में रचित हिंदी का महाकाव्य है। मतलब पद्मावत कौन सी भाषा में है, तो अवधी भाषा में है, जो कि महाकाव्य है। पद्मावत के पात्र प्रतीक हैं तथा यह पूरा काव्य ग्रंथ एक रूपक काव्य भी माना गया है। इसमें कड़वक शैली का प्रयोग किया गया है। कड़वक मतलब दोहा और चौपाई, दोहा चौपाई शैली का प्रयोग इसमें किया गया है। इसमें आगे देखते हैं पद्मावत। पद्मावत सबसे प्रसिद्ध महाकाव्य है। ख्याति का आधार पद्मावत ग्रंथ ही है। कुल इसमें 57 खंड है। नागमती वियोग खंड हिंदी साहित्य की अनुपम निधि है। यदि अगर प्रश्न आएगा हिंदी साहित्य की अनुपम निधि किसको कहा जाता है, तो पद्मावत के नागमती वियोग खंड को। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार पद्मावत की कथा का पूर्वार्ध कल्पित है तथा उत्तरार्ध ऐतिहासिक है। पद्मावत के पात्रों का प्रतीक इसमें देखते हैं रत्नसेन। तो रत्नसेन किसका प्रतीक है, रत्नसेन मन का प्रतीक है। सिंहल किसका प्रतीक है, हृदय का प्रतीक है। पद्मावती श्रद्धा या सात्विक बुद्धि या परमात्मा का प्रतीक है। स्वयं हीरामन तोता गुरु का प्रतीक है। नागमती दुनिया धंधा या सांसारिक बुद्धि का प्रतीक है। राघव चेतन शैतान का प्रतीक है। अलाउद्दीन माया का प्रतीक है। अलाउद्दीन माया का प्रतीक है। आगे आता है इनका निधन। अंतिम समय निकट आने पर उन्होंने अमेठी के राजा से कहा था कि मैं किसी शिकारी के तीर से मारा जाऊंगा। इसी समय अमेठी के राजा राम सिंह ने उन्हें बहुत मनाते थे, जिस पर राजा ने आसपास के जंगलों, मतलब अमेठी के राजा जो राम सिंह थे वो उसे बहुत मानते थे और उनका बहुत आदर करते थे, जिस पर राजा ने आसपास के जंगलों में शिकार की मनाही कर दी थी। राजा ने कहा कि आसपास कोई भी शिकारी नहीं जाएंगे। जिस जंगल में जायसी रहते थे उसमें एक शिकारी को बड़ा बाघ दिखाई दिया, और उसने डर कर उस पर गोली चला दी। पास जाकर देखा तो बाघ के स्थान पर जायसी मरे पड़े थे। जायसी कभी कभी योग बल से इस प्रकार का रूप धारण कर लिया करते थे। मलिक मोहम्मद जायसी का मृत्यु सन है 1542 में उनका निधन बताया जाता है। जायसी की कब्र अमेठी के राजा के वर्तमान महल से लगभग 3/4 मील के लगभग है। ये आज की इतना ही, यही मलिक मोहम्मद जायसी का परिचय आप लोगों को बताना था। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।